हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। बिहार रिजल्ट टारगेट में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप सभी बिहार डीएलएड सीबीटी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इस क्लास के एक भी पार्ट को आप लोग जो है 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस क्लास में आप सभी को जितने भी प्रश्न बताएंगे सोशल स्टडी से आपके सीबीटी एंट्रेंस एग्ज़ाम में हूबहू 100% मैच करेगा। इसीलिए आप लोग जो है एक एक प्रश्न को याद कर लीजिएगा, ताकि आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो भी इनसे रिलेटेड प्रश्न आए उनका जो है आप लोग 100% जो है आसानी से जवाब दे पाइएगा। ये पार्ट 2 का आज क्लास है, ठीक है। ये पार्ट 2 का क्लास है। पार्ट 1 का क्लास ऑलरेडी हो चुका है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 करके दिया गया है, तो जा करके आप लोग जरूर देखिएगा। वहाँ पे कल काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न बताए थे। कल वहाँ पे सुरक्षा परिषद सब के बारे में बताए थे, ठीक है। सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं, कितने अस्थायी सदस्य होते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न बताए थे। तो जा करके आप लोग जो है उस क्लास को जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले जान लीजिए, अगर आप लोग बिहार डीएलएड सीबीटी एंट्रेंस एग्जाम में 100% सफलता पाना चाहते हैं तो आप लोग जो है सबसे पहले बिहार जल टारगेट यूट्यूब चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी स्टूडेंट न्यू आए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका तैयारी जो है बेहतर से बेहतर हो सके। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, दोनों को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए 13 नंबर के प्रश्न शुरू करते हैं। कल हम लोग 12 नंबर के प्रश्न को एक्सप्लेनेशन तक जो है पूरा क्लियर कर लिए थे। प्रश्न है यहाँ पे, रेशम का उत्पादन किससे होता है, ठीक है। पेड़ से, फूल से, रेशम कीट से, मधुमक्खी से, ठीक है, मधुमक्खी से। तो देखिए रेशम का उत्पादन जब भी आपको पूछेगा, रेशम कीट आप लोग याद रखिएगा, रेशम कीट से किसका उत्पादन होता है, रेशम का उत्पादन जो होता है रेशम कीट से होता है। आप लोग याद रखिएगा 100%, ये आपको जरूर याद रहेगा। रेशम के आगे सिर्फ आप लोग कीट लगा दीजिएगा, बाकी आपका जो है काम बन गया, ठीक है। रेशम कीट से किसका उत्पादन होता है, रेशम का उत्पादन होता है। ये भी प्रश्न आपको ये पूछे गए हैं, ये प्रश्न, ठीक है। चलिए अब देखिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जानते होंगे रेशम उत्पादन के लिए, तो जान लीजिए आप। देखिए रेशम उत्पादन जो है कीट के लावा से होता है। कीट के लावा किसे कहते हैं, मान के लिए कोई कीट है, वो जो है अपनी सुरक्षा के लिए क्या करता है कि अपने पूरे शरीर को, ठीक है, अपनी सुरक्षा के लिए अपने पूरे शरीर को अपने जो है धागे के साथ क्या कर लेता है, बांध लेता है। तो जब इस स्थिति में धागे के साथ पूरा शरीर को बांध लेता है तो इस अवस्था में जो है, इस अवस्था में उसे जो है कोया कहते हैं, ठीक है। इस अवस्था में उसे क्या कहते हैं, कोया कहते हैं। और देखिए रेशम क्या है कि एक कृषि आधारित कुटीर उद्योग है। रेशम क्या है, एक कृषि आधारित कुटीर उद्योग है, ये भी आप लोग जान लीजिए। और रेशम उत्पादन करने के लिए रेशम कीट पालन किया जाता है। रेशम कीट का क्या कहता है, पालन किया जाता है। रेशम, कच्चा रेशम बनाने के लिए रेशम कीटों का पालन जो है सेरिकल्चर या रेशम कीट पालन कहलाता है, ठीक है। अब देखिए रेशम कीट पालन क्या कहलाता है, सेरिकल्चर कहलाता है। आपको पूछ सकता है कि रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं, तो सेरिकल्चर कहते हैं। विश्व का 90% से अधिक रेशम एशिया में उत्पादित होता है, ठीक है, जिसमें से भारत चीन के बाद जो है भारत चीन के अलावा भी कई देशों में उत्पादन होता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग जो है इसके आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर का प्रश्न है, रेशम उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। तो देखिए रेशम उत्पादन में भारत का जो है दोस्तों द्वितीय स्थान है। रेशम उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, द्वितीय स्थान है। आप लोग अपने माइंड में एडजस्ट कर लीजिए, रेशम उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, द्वितीय स्थान है। तो रेशम उत्पादन में भारत के तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, ये सब आगे अग्रणी राज्य है, ठीक है। तो रेशम उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो द्वितीय स्थान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोई भी प्रश्न को आप लोग मत छोड़िएगा। सभी के सभी प्रश्न आपके एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए ही बने हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखिए जो 15 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 15 नंबर का प्रश्न। थोड़ा इसको हम क्या करते हैं, जूम कर देते हैं प्रश्न को, ताकि आपको जो है देखने में परेशानियां ना हो सके, ठीक है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है नीली क्रांति का संबंध
किससे है? नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो देखिए नीली क्रांति का संबंध जो है वो मत्स्य उत्पादन से है, ठीक है, ये मत्स्य उत्पादन से, ठीक है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य यानी मछली उत्पादन से, ठीक है। मत्स्य उत्पादन से किसका संबंध है? नीली क्रांति का संबंध है, ठीक है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन, मत्स्य मतलब मछली उत्पादन से जो है नीली क्रांति का संबंध है। ये आप लोग याद रखिएगा, आपको पूछ सकता है कि नीली क्रांति का संबंध किससे है। तो नीली क्रांति का संबंध आप लोग याद रखिएगा, नीली क्रांति का संबंध जो है मत्स्य उत्पादन से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी सीएसओ के द्वारा जो है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ के द्वारा जो है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा जो भारत में किसकी गणना की जाती है? राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। 100% इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये जो है इकोनॉमिक्स का प्रश्न है, आपको पूछ सकता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। स्वामीनाथन आयोग कब बना? स्वामीनाथन आयोग कब बना? आपको पूछ सकता है, ठीक है। आपके सामने में ऑप्शन देगा, अक्टूबर 1903 में, नवंबर 2004 में, ठीक है, अक्टूबर 1909 में, जनवरी 2005 में। तो आप लोग याद रखिएगा, स्वामीनाथन आयोग जो बना था वो नवंबर, ठीक है, नवंबर 2004 में बना था, ठीक है। अब देखिए स्वामीनाथन के बारे में एक्सप्लेनेशन भी आप लोग समझ लीजिए, स्वामीनाथन क्यों बना था इसके बारे में आप लोग जान लीजिए। देखिए स्वामीनाथन जो है किसानों की समस्या के समाधान के लिए जो है प्रोफेसर स्वामीनाथन की अध्यक्षता में नवंबर 2004 में नेशनल कमीशन ऑफ कॉमर्स का गठन किया गया, ठीक है। स्वामीनाथन की अध्यक्षता में किसान की सहायता के लिए किसका गठन किया गया? नेशनल कमीशन ऑफ कॉमर्स, ठीक है, नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर्स, ठीक है। नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर्स की आपको पूछ सकता है, ठीक है। नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर्स की स्थापना किसके द्वारा की गई? फार्मर्स की स्थापना, तो आप लोग याद रखिएगा, स्वामीनाथन के द्वारा। और आपको ये भी पूछ सकता है कि नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर्स के स्थापना कब हुआ? तो नवंबर 2004 में, ठीक है। ये आप लोग याद किया। 2 वर्ष में इसके द्वारा 6 रिपोर्ट तैयार किया गया। स्वामीनाथन आयोग की प्रमुख सिफारिश थी सल उत्पादन मूल्य से 75% कम दाम किसानों को मिले, ठीक है। देखिए सल उत्पादन मूल्य से, सल उत्पादन में जो मूल्य होता है उसे 75% ज़्यादा दाम किसानों को मिले। किसानों को अच्छी किस्म के बीज कम दामों में मुहैया कराए जाए। गांव में किसानों की मदद के लिए विलेट कॉलेज सेंटर या ज्ञान चौपाल बनाया जाए। महिला किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड जारी किया जाए। किसानों के लिए कृषि जोखिम फंड बनाया जाए ताकि प्राकृतिक आपदाओं की समस्या में किसान की मदद की जा सके, ठीक है। तो ये जो है नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर्स, ये जो नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर्स की स्थापना किसने किया था? स्वामीनाथन ने किया था नवंबर 2004 में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप लोग भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है मेगानगर। मेगानगर की जनसंख्या कितनी होती है? तो मेगानगर की जनसंख्या जो है 1 करोड़ के आसपास होती है। आप लोग याद कीजिएगा, मेगानगर की जनसंख्या 1 करोड़ होती है, ठीक है। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, मेगानगर की जनसंख्या कितना होता है? तो मेगानगर की जनसंख्या 1 करोड़ होता है, ठीक है। अब इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए मेगानगर की जनसंख्या 1 करोड़ होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ की परिभाषा के अनुसार 1 करोड़ अथवा उससे अधिक जनसंख्या वाले नगर संकुल को मेगा सिटी कहा जाएगा। बता दें कि 2011 की जनगणना से पहले 11 लाख से अधिक संख्या वाले नगर को मेगा सिटी कहा जाता था। वो 1 लाख से अधिक संख्या वाले नगर को जो है जनसंख्या वाले नगर को शहर कहा जाता था, ठीक है। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर को क्या कहा जाता था? शहर कहा जाता था। जिसमें जो है 40 लाख से अधिक जनसंख्या होते थे उसको जो है मेगा नगर बोलते थे, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। भारत के सबसे बड़ा सोलर प्लांट, भारत का सबसे बड़ा सोलर प्लांट
कहाँ है या फिर किस राज्य में है, तो एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा सोलर प्लांट एमपी में है। ठीक है, अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए, आप लोग को बहुत ही कम चार्ज में आप सभी को 4 सब्जेक्ट का पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 22 नंबर का। ठीक है, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही जरूरी है। प्रश्न देख लीजिए, A to Z अब इम्पोर्टेंट प्रश्न है टोटल। ठीक है ना, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, कह रहा समन्वित बाल विकास परियोजना कब शुरू की गई। समन्वित बाल विकास परियोजना कब शुरू की गई 2 अक्टूबर 1975 जो है, उसके बाद जो है 9 अगस्त 1975, 22 अक्टूबर 1976, 19 अगस्त 1977। तो समन्वित बाल विकास परियोजना जो है 2 अक्टूबर, आप लोग याद रखिएगा। शिक्षा से संबंधित प्रश्न आपको पूछ सकता है, शिक्षा से संबंधित प्रश्न आपको 1-2 पूछ सकता है। ठीक है, 2 अक्टूबर 1975 को जो है समन्वित बाल विकास परियोजना की शुरुआत की गई थी। ये भी पूछे गए प्रश्न है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व में सर्वप्रथम रेल कहाँ चली थी, कब चली थी। देखिए, विश्व में सर्वप्रथम रेल जो है 1825 में चली थी। विश्व में सर्वप्रथम रेल 1825 में चली थी। भारत में सर्वप्रथम रेल 1853 में चली थी। ठीक है, तो विश्व में सबसे पहले पूछेगा तो 1825 याद रखना है। यूपीएससी, एनडीए, एनएडीए बहुत सारे एग्जाम में पूछी गई प्रश्न है। विश्व में सर्वप्रथम रेल कब चली थी, तो 1825 ईस्वी में चली थी। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में आप लोग समझ लीजिए कि कहाँ चली थी ये रेल 1825 ईस्वी में, इसको भी आपको समझना चाहिए। भारत में रेल वर्ष 1918 में चली। ठीक है, यह रेल कहाँ चली थी, यह इंग्लैंड में चली थी। इंग्लैंड के किस शहर में, तो लिवरपूल से मैनचेस्टर तक चली थी। लिवरपूल से मैनचेस्टर तक जो है विश्व में सर्वप्रथम पहली रेल चली थी। भारत में पहली ट्रेन 1853 में मुंबई से थाबे के बीच 34 किलोमीटर की दूरी तय किया था। ये भी याद रखना है। भारत में सर्वप्रथम रेल कब चली थी, तो 1853 ईस्वी में कहाँ चली थी, तो मुंबई और थाबे के बीच 34 किलोमीटर की दूरी तय किया था। वर्ष 1881 में पूर्वोत्तर में पहली बार टॉय ट्रेन चली थी। वर्ष 1951 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किया गया। आपको पूछ सकता है कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो आप लोग याद रखिएगा 1951 में। भारत की पहली विद्युत रेल डेक्कन क्वीन थी। ठीक है, आपको याद है कि भारत की सबसे पहली रेल डेक्कन कौन थी, तो क्वीन थी, जिसे 1929 में कल्याण और पुणे के बीच चलाया गया। ठीक है, आपको पूछ सकता है कि डेक्कन क्वीन रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चला था, तो कल्याण से पुणे के बीच चलाया गया था। ठीक है, कब, वर्ष 1929 में। वर्तमान में भारत रेल नेटवर्क के मामले में एशिया के दूसरे तथा विश्व के चौथे स्थान पे है। ठीक है, ये 100% इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पीडीएफ अगर चाहिए तो आप लोग जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप सभी का, गरीब हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया। तो गरीबी हटाओ का नारा जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए, 5वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक हुआ था, क्या क्या इसमें उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था, सब कुछ आप लोग समझ लीजिए। देखिए, गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने दिया था। गरीबी हटाओ और देश बचाओ का नारा किसने दिया था, तो 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने दिया था। इसी नारे का प्रयोग 5वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भर प्राप्त करना था। उल्लेखनीय है कि जनता पार्टी की सरकार ने सत्ता में आने के पश्चात इस पंचवर्षीय योजना को वर्ष 1978 से में ही जो है बंद कर दिया। इसके स्थान पर अनवरत योजना प्रारंभ की। आपको पूछ सकता है कि जो है पांचवी पंचवर्षीय योजना के स्थान पर कौन सी योजना का शुरुआत किया गया था। ये आपको पूछ सकता है कि गरीबी हटाओ और देश बचाओ के जो है नारा को समाप्त करके बीजेपी ने किस योजना का आरंभ किया। ठीक है, संस्था को समाप्त करके, तो आपको कहता है अनवरत योजना को।
जो केवल 1978 से 1982 वर्षों तक ही चली थी। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1951 से 1956। आपको पूछ सकता है कि पहली पंचवर्षीय योजना कब हुई थी, तो 1951 ईस्वी में हुआ था, जो कि 1956 तक चला। 1951 में हुआ था तो 5 वर्ष की होता है, तो इसलिए 1956 तक थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था द्वितीय विश्व युद्ध से उत्पन्न असंतुलन को ठीक करना। ये आपके लिए बहुत जरूरी है। आपको पूछ सकता है कि पहली पंचवर्षीय योजना की क्या मुख्य उद्देश्य था, तो इसका मुख्य उद्देश्य था द्वितीय विश्व युद्ध से उत्पन्न असंतुलन को ठीक करना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है चौथी पंचवर्षीय योजना। इसकी अवधि जो है 1969, ठीक है, 1969 से 1974 थी। इसका मुख्य उद्देश्य था स्थायित्व के साथ विकास करना, आत्मनिर्भर प्राप्त करना। ठीक है, आपको पूछ सकता है किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था स्थायित्व के साथ विकास करना तथा आत्मनिर्भर प्राप्त करना, तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना के शुरू का था। ठीक है, छठी पंचवर्षीय योजना, इसकी अवधि जो है 1980 से 1985 थी। ये आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। आपको पूछ सकता है कि कौन सी परियोजना जो है आगत निर्गत मॉडल पर आधारित है, तो आपको इतना छठी पंचवर्षीय योजना। गरीबी निवारण एवं आर्थिक विकास यदि इसका प्रमुख लक्षण था। सातवीं पंचवर्षीय में इसकी अवधि थी 1985 से 1990। इसमें दीर्घकालीन विकास युक्तियों का औदासीकरण पर बल दिया गया था। तो पंचवर्षीय योजना से संबंधित आपको अगर कोई भी प्रश्न पूछ दिया जाए तो उसका आप लोग आसानी से जवाब दे पाइएगा। पंचवर्षीय योजना पहली बार कहाँ शुरू की गई थी, तो ये जो है पूर्व सोवियत संघ में शुरू किया गया था। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना सबसे पहली बार कहाँ शुरू की गई थी, तो पूर्व सोवियत संघ में शुरू किया गया था। ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए आज तक के इतना ही। अगर क्लास अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं कल आपको पार्ट 3 वाले वीडियो में। पार्ट 3 वाले वीडियो लेकर रख के आते हैं। आप लोग कल इंतजार कीजिएगा, सेम इसी समय में आपको जो है कल भी क्लास मिल जाएंगे। आपको 7:45 में कल भी आपको क्लास मिल जाएंगे। ठीक है, 7:45 से लेकर के 50 तक में कल भी आपको क्लास मिल जाएंगे। तो आप लोग जो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पहली बार आए हैं तो। ठीक है, धन्यवाद।